हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने ये जाना था कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर, और हमने कुछ इंटरैक्शन भी किए थे। आज हमारा टॉपिक है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। देखिएगा, मेटल्स जो होती हैं उसका जो मेजर सोर्स होता है तो वो अर्थ क्रस्ट होती है। जो अर्थ की ऊपर की जो लेयर होती है उसमें ज़्यादातर मेटल्स मिलती हैं। ओशन में भी मिलती हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड्स एटसेट्रा। लेकिन जो मेजर सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट ही होती है। Occurrence of metals: the earth crust is the major source of metal. Some metals are found in free state like गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। फ्री स्टेट का मतलब वो किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होती हैं, सिंगल फॉर्म में होती हैं, फ्री स्टेट में होती हैं। while others are found इन कंबाइंड स्टेट। बाकी की जो मेटल्स होती हैं, दूसरा जो ग्रुप है वो उन मेटल्स का है जो अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड की फॉर्म में होती है। मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? देखिएगा, जो मेटल्स होती हैं, जो अर्थ क्रस्ट में मेटल मिलती हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स होती हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। उनको हम मिनरल्स बोलते हैं जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, सारी जो जितनी भी मेटल्स होती हैं सब की सब, वो चाहे वो कंबाइंड स्टेट में मिलें या फिर फ्री स्टेट में मिले हैं, वो सब मिनरल्स फॉर्म में ही होती हैं, लाइक सिल्वर, क्रोमियम, गैलेना एटसेट्रा। नेक्स्ट है ओर्स। ये ओर्स क्या होते हैं? देखिएगा, ऐसे मिनरल्स जिनमें किसी मेटल की परसेंटेज बहुत हाई होती है और उन मिनरल से हमें मेटल्स को निकालना, मेटल्स को ऑब्टेन करना एक सिंपल भी होता है, आसान भी होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है, मतलब फायदेमंद होता है। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। द मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल and that metal can be extracted profitably are called ores. एग्जाम्पल, जैसे हमारा मरकरी का एक मिनरल्स है सिनेबार। इससे मरकरी को एक्सट्रैक्ट करना आसान और प्रॉफिटेबल होता है, इसलिए हम इसको सिनेबार को ओर्स बोलेंगे। कॉपर ग्लांस, ये कॉपर का मिनरल है। इससे कॉपर को प्राप्त करना, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, ये एक फायदेमंद होता है, आसान होता है, प्रॉफिटेबल होता है, तो इसलिए हम कॉपर ग्लांस को एक ओर्स बोलेंगे। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे के सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बट सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। तो हम जाने, ये हमें पता लगा कि ओर्स इज द स्पेशल टाइप ऑफ मिनरल्स। मेटलर्जी, ये एक प्रोसेस है। किसी ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी हम साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो सारी प्रोसेस मिलकर के एक कहलाती है मेटलर्जी। द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। इट हैज फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम ओर्स, हमने मान लिया अर्थ क्रस्ट से हमने ओर्स लेकर के आ गए हैं एज ए रॉ मटेरियल, और ला करके हमने जो है अब उसे हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है। तो हम उसमें हम 3 मेजर स्टेप्स हैं जो हमें मेटल्स मिलेगी। पहला स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ओर्स को एनरिच करना, इसको डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। थर्ड होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब जो हमने मेटल्स निकाली है, एक्सट्रैक्ट की है, उसको उसका प्यूरिफिकेशन करना। ये आप नोट कर सकते हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप को डिटेल में, एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट का मतलब होता है जो ओर्स जो हमने माइन किया है उसमें ओर की अमाउंट को और एक परसेंट अमाउंट को बढ़ा देना, बाकी की जो इम्प्योरिटीज है उनको अलग कर लेना, और ओर्स की अमाउंट को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ores mined from earth crust are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue। यानी कि जो हमने ओर्स माइन किया है, निकाला है अर्थ क्रस्ट से, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं, लाइक सैंड, उसके अंदर सॉइल है, रेत है,
एंड अदर मटेरियल भी हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम गैंग। जो इम्प्यूरिटीज होती है ओर में मिली हुई उसको गैंग बोलते हैं। उसको अलग करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस जो है वो यूज की जाती हैं, एंड मेटल के अकॉर्डिंग किस मेटल की गैंग को किस तरीके से, यानी कि जैसे सल्फाइड ओर है तो उसके लिए फोर्थ फ्लोटेशन मेथड अपनाते हैं, और अगर वो आयरन ओर है तो उसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड अपनाते हैं। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट जब हम गैंग को अलग कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो ओर है, जिस ओर को हमने एनरिच किया है, वो दूसरी प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है कि जो कुछ मेटल्स जो होती हैं वो हाई रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल जो होती हैं वो मीडियम टाइप की रिएक्टिविटी शो करती हैं, और कुछ लीस्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ऐसी मेटल्स जो बहुत कम रिएक्टिविटी शो करती हैं, उनको हम जो है एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। दीज मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर। एक तो आप ये बात याद रखेंगे, ये जो मेटल्स होती हैं लो रिएक्टिविटी वाली, ये सल्फर, इनके जो ओर्स होते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं, मतलब सल्फर उनमें मिला हुआ होता है। दीज ओर्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स। इनको हम मेटल्स में रिड्यूस यानी कि रिडक्शन करते हैं बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर, भरपूर एयर की प्रेजेंस में जो है हम स्ट्रांगली हीट करते हैं ओर को, और इस तरह से हमारी जो है मेटल्स एक्सट्रैक्ट होती है, और ये प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग। तो रोस्टिंग इज ए स्ट्रांगली हीटिंग प्रोसेस ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एग्जाम्पल देखेंगे, ये हमारा एक ओर है, ये सिनेबार ओर है मरकरी का, इसको हम मर्क्यूरी सल्फाइड भी बोलते हैं, सल्फाइड ओर है। देखिएगा इस सल्फर की वजह से इसको हम सल्फाइड ओर बोल रहे हैं। इसको हमने हीट किया है, गर्म किया है, स्ट्रांगली हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो ये रिएक्शन होती है। ये मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है। अब ये प्रोसेस जो है दो पार्ट में होती है, यानी कि पहले आप HgS कन्वर्ट होता है HgO में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, फिर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड फर्दरली दे देता है, हमारा मरकरी दे देता है 2Hg, और प्लस इसके अंदर की जो ऑक्सीजन होती है वो निकल जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो दो पार्ट में हो रही है। तो देखिएगा आप, यहाँ हमारा ये मरकरी का जो ओर था उससे हमें मरकरी एक्सट्रैक्ट हो गई है, मिल गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना कॉपर ग्लास का। ये कॉपर ग्लास का फॉर्मूला है Cu2S। ये भी एक सल्फाइड ओर है, इसके अंदर सल्फर है। ये जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो ये भी शुरू में बदल जाता है कॉपर ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। फिर यही सल्फर जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, यही वापस जो अमाउंट बची हुई है कॉपर सल्फाइड की, उसी के साथ दोबारा से रिएक्शन कर लेता है, और कॉपर अलग हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर निकल जाती है। यानी कि ये भी दो प्रोसेस में हो रही है। तो ये हमने जाना कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी किस तरह से मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। नाउ बी पार्ट देख लेते हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ऐसी मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी शो करती हैं, उनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दीज मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की फॉर्म में भी होती हैं ये, एज वेल एज कार्बोनेट्स ओर, कार्बोनेट की फॉर्म में भी होती है, यानी कि CO3। सल्फाइड ओर कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय रोस्टिंग। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सल्फाइड ओर को जो है हम रिड्यूस करते हैं, मेटल्स में बदलते हैं उसको बाय रोस्टिंग। The carbonates ore are heated strongly in limited supply of air. This process is known as calcination. यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लिमिटेड सप्लाई देंगे अगर हम एयर की और स्ट्रांगली हीट करेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर्स जो होते हैं उनको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेंगे, दिस इज ये एक सल्फाइड ओर है क्योंकि इसमें सल्फर है, तो एक्सेस लेंगे एयर की और हीट करेंगे, रोस्टिंग करते हैं हम, तो ये ZnO जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, जिंक मेटल है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी। और अगर हम कार्बोनेट और लें जिंक का, ये जिंक कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट और है, इसको जब हम हीट करेंगे तो एक जो है लिमिटेड सप्लाई देंगे ऑक्सीजन की, जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में है, तो उसको हम
कैल्सिनेशन बोलेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये भी ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो देखिएगा जब भी हम रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनसे हमें मेटल्स मिलती है। तो नाउ मेटल्स ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर हमें अलग से कुछ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मिलाने होते हैं इन ऑक्साइड्स में, सच एज कार्बन, कोक की फॉर्म में जो होता है कार्बन मिला दीजिए आप उसके अंदर, या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स मिला दीजिए लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो ये क्या करेंगे, मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे और हमें मेटल्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया है, ये मैग्नीज का एक ओर है। जैसे ये ऑक्साइड फॉर्म में हमने कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर हम मैग्नीज ऑक्साइड ले रहे हैं, ये जिंक ऑक्साइड है, ये भी जिंक ऑक्साइड है, जस्ट लाइक मैग्नीज ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन हमने एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को पढ़ा हुआ है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसका रिडक्शन कर देगा, इससे ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन कहलाता है। तो एल्यूमिनियम इससे ऑक्सीजन को अलग कर देगा, या यूं कह लीजिए एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी यहाँ पर जो है मैग्नीज से ज्यादा है, तो ये मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीज अलग हो जाता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ये हमारा आयरन ऑक्साइड है, ये भी एक और है आयरन का। देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है आयरन ऑक्साइड के साथ, ये एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई हमने इसकी, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन को ये डिस्प्लेस कर देगा और Fe अलग हो जाएगा। इस तरह से हमें आयरन ऑक्साइड से आयरन मिल जाता है, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज मिल जाती है और बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट। इस रिएक्शन को हम, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन की, इसी रिएक्शन की इस प्रोसेस से, इस रिएक्शन से ही हम जो रेल्स की जो जॉइंट्स होते हैं या क्रैक्स आ जाते हैं लोहे में या पटरियों में जो क्रैक्स आ जाते हैं, उनको हम इसी से फिल करते हैं, इसी से जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो ये दिस इज थर्माइट वेल्डिंग। यस, थर्माइट वेल्डिंग करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ थर्माइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। फेरिक ऑक्साइड ले लेते हैं और एल्यूमिनियम ले लेते हैं और इनमें रिएक्शन जब हम इग्निशन करते हैं, इनको जलाते हैं, तो ये बहुत बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और टेम्परेचर लगभग 2000 के समथिंग पहुंच जाता है, यानी कि। और इससे क्या होता है कि जो आयरन है हमारा वो मोल्टन स्टेज में मिलता है और वो उन क्रैक्स में भर जाता है और फिर ठंडा होकर के वापस वो उन क्रैक्स को भर देता है। तो ये थर्माइट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरह से हमने मीडियम रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होती हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये पढ़ा। नाउ हम जो है सी पार्ट पढ़ लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो ऐसी मेटल्स होती हैं जिनकी हाई रिएक्टिविटी होती है लाइक सोडियम, पोटेशियम, उनको हम किस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। द मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड। जो मेटल्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं हमारे कैथोड पर, वेयर एज द अदर एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो लिबरेटेड हो जाता है एनोड पर। फॉर एग्जांपल हम NaCl ले लेते हैं, ये NaCl मान के चलिए एक और है सोडियम का। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम सोडियम को इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, सोडियम का जो है सोल्यूशन बना करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा कैथोड होगा, कैथोड पर क्या होगा, सोडियम जो है ना वो जब हम सोल्यूशन में जैसे हम सोल्यूशन बनाते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो तरह के आयंस मौजूद होते हैं सोल्यूशन में। तो कैथोड पर ये वाला Na जो है कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। यस, ये Na एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Na में बदल जाएगा, मेटल में बदल जाएगा और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड वाले पोल पर। और एनोड पर क्या होगा, ये जो Cl है ये एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि Cl नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, तो ये एनोड पर जाकर के क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा और लिबरेट हो जाएगा। इस तरह से हम हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होती हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमारा जो मेटलर्जी यानी कि मेटल्स को जो ओर से मेटल्स को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको तीन बताई थी। सबसे पहला पार्ट था एनरिचमेंट ऑफ ओर, फिर था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जिसको हमने 3 पार्ट में पढ़ा, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब इनके बाद में जब हमें मेटल्स मिल जाती है तो क्या वो
100% प्योर होती है? नहीं, वो 100% प्योर नहीं होती, उसको प्योर करना पड़ता है। तो लास्ट प्रोसेस होती है हमारी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिफाइन करना। द एक्सट्रैक्टेड मेटल्स आर नॉट वेरी प्योर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यस, हम इलेक्ट्रोलाइटिक इसी से समझ जाइए कि समथिंग इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिफाइनिंग करने वाले हैं मेटल्स की। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें हम करते क्या हैं, एक बड़ा सा टैंक ले लेते हैं और उसमें जो हमारी इम्प्योर मेटल है उसके बड़ा सा कॉलम, बड़ा सा एक ब्लॉक ले लेते हैं और उसको एनोड टर्मिनल, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी की, और अपनी तरफ से एक मेटल्स की जो है पतली थिन स्ट्रिप ले लेते हैं, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। मतलब हमने अपनी इम्प्योर मेटल का एनोड बना लिया है और प्योर मेटल का हमने कैथोड बना लिया है। अब क्या करते हैं, जो मेटल है, जो इम्प्योर मेटल है, इसी का हम एक मेटल साल्ट लेते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में। सपोज दैट ये कॉपर की है तो यहाँ कॉपर सल्फेट ले लेंगे, अगर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेंगे, अगर जिंक है तो जिंक सल्फेट ले लेंगे। इस तरह से जिस मेटल को हम प्योर करने जा रहे हैं उसी का मेटल साल्ट में भर के दोनों डिप कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये मोटा जो है थिक ब्लॉक होता है, ये थिन ब्लॉक होता है प्योर मेटल का। अब जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो है स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इस क्या होता है कि यहाँ से जो है, सपोज दैट हमने ये कॉपर मान लिया है, कॉपर का एटम्स जो हैं, कॉपर के आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में आने लगते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ से कॉपर निकल निकल करके सॉल्यूशन में आ रहा है। और यहाँ से क्योंकि कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके आ रहा है वो, और ये अट्रैक्ट हो रहा है कैथोड की तरफ को, तो वो यहाँ डिपॉजिट होता है। मतलब कॉपर के एटम्स यहाँ से निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स ये ब्लॉक थिन होता चला जाता है और ये वाला प्योर मेटल वाला ब्लॉक हमारा जो है वो मोटा होता चला जाता है, थिक होता चला जाता है इस तरह से। और इस इम्प्योर मेटल की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, वो सॉल्युबल भी हो सकती हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकती हैं। जो सॉल्युबल होती हैं वो तो सॉल्यूशन में रह जाती हैं, जो इनसॉल्युबल होती हैं वो हमारे एनोड के नीचे को इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पर इसको हम एनोड मड बोलते हैं, एनोड कीचड़ बोलते हैं, इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से अपनी मेटल्स को प्योर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को हम लिख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ए थिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है। ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल्स, ये अपनी तरफ से ले लेते हैं हम, इज मेड कैथोड नेगेटिव। ए सोल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड dissolve into electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities goes into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. इस तरह से हमारी जो मेटल्स होती है वो फाइनली 100% प्योर हो जाती है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और फिर हम उसको अपने एज ए जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उस मेटल को यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर आपको हेल्पफुल लगी अपनी स्टडी में, तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए हमें, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके 10th क्लास के, उनको रिकमेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।